फ्रेगे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। पहला ऑप्शन है फ्रेगे संदर्भ और अभिव्यक्ति की समझ के बीच भेद प्रस्तुत करता है। दूसरा ऑप्शन है कि वस्तुएं वह हैं जिनके लिए नाम विशेष प्रयुक्त हैं। तीसरा ऑप्शन है कि एक मिनट जरा, स्टार्टिंग में क्या पूछा है जरा ये पहले बोल दीजिए। सही कूट पूछ रहा है कि फ्रेगे कौन कौन सी बातों को सही, जो 3 ऑप्शन दिया गया है उसमें बताना है फ्रेगे इन तीनों को मानते हैं कि नहीं। तो पहला तो क्लियर है, सेंस रेफरेंस। दूसरा क्या है? जी, दूसरा है कि वस्तुएं वह हैं जिनके लिए नाम विशेष प्रयुक्त हैं। तीसरा ऑप्शन है उसने परमाणुकरण के सिद्धांत की खोज की है। परिमाणीकरण के सिद्धांत की खोज की है। यस सर। सिद्धांत की खोज तो इन्होंने परिमाणीकरण की नहीं की है। ये जरूर है कि इन्होंने क्वांटिफिकेशन में, हमने लिखवाया भी था आप लोगों को, ये केवल यूनिवर्सल क्वांटिफायर को मानते हैं, और जो लॉजिकल कांस्टेंट है उसमें हमने आपको बताया था निगेशन कंडीशनल को मानते हैं, बस दो को मानते हैं। तो यूजीसी का सवाल है। यस सर, 2015 का तृतीय प्रश्न है। इसमें आंसर क्या दिया था? आंसर दिया सर, तीनों सही है। तीनों सही है। परिमाणा का सिद्धांत। अच्छा, ये तो फिर पढ़ना पड़ेगा सर। सर एक डाउट है, every sign would have only one sense or every sense should have only one sign, इसमें करेक्ट कौन है? एवरी, फिर से बोलिए। Every sign would have only one sense. नेक्स्ट है every sense should have only one sign. यही सब चीज तो तिवारी वाली बुक में था, जिससे आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें ये सब चीजें दी हुई थी। सर साइन सेंस तो है, पर लेकिन ये जो दो स्टेटमेंट है उसके अंदर कौन सा सही है वो समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो जब उसमें दिया ही नहीं तो कहाँ से आंसर कर पाएंगे? इसलिए तो हमने कहा कि आप लोग जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उसको बताइए। तो एक तो क्वांटिफिकेशन वाला आ गया, एक अभी आपने जो बताया, तो और भी कोई है इस तरह का? यस सर, एक और क्वेश्चन है सर। विचार ना तो शारीरिक है ना मानसिक है, अपितु कुछ और, तो ये है फ्रेगे का ही है ना? जी सर, इसमें तो वही था। और एक है कि विचार तृतीय क्षेत्र है। तो उस बुक से हो नहीं पाएगा जिससे आप लोग पढ़ रहे थे। सर एक और क्वेश्चन है सर। लिखा है किसके अनुसार चूंकि सामान्य भाषा अस्पष्ट थी, भाषा एवं वास्तविकता में संबंध प्रदर्शित करने के लिए आदर्श अथवा बनावटी भाषा बनाए जाने की आवश्यकता है। सर ऑप्शन है रसेल, फ्रेगे, ऑस्टिन और रायल, और फिर ऑप्शन दिया है सर। ए नंबर में है ए रसेल का नाम, बी में है रसेल और रायल, और थर्ड में है रसेल और ऑस्टिन, और फोर्थ में है सर रसेल और फ्रेगे, और ऑप्शन नंबर सही है सर, रसेल और फ्रेगे दोनों सही है, मतलब इसमें आते हैं। तब कैसे आप लोगों को कुछ लाभ ही नहीं हुआ? सर एक और प्रश्न सुनिए, कह रहा है फ्रेगे द्वारा होता है और है, दो इन्वर्टेड कॉमा में होता है और है के बीच विभेद के लिए सैद्धांतिक कारण को निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है तादात्म्य, अभावात्मक सत्ता, परोक्ष कथन, तर्कवाकीय अभिवृत्ति। अब ऐसा करिए, ये जितने सवाल आप लोग अलग अलग हमको बता रहे हैं, यस सर, ये हमको इंग्लिश में सब लोग भेज दीजिए। सर मुझे लगा ये सारे सवाल आपके पास पहले से, इसलिए मैं कल से मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। नहीं, ये सब भेजे मालूम भेजे थे, लेकिन मैंने उतना देखा नहीं था। तो आप लोग ये जो सवाल बता रहे हैं ना,
इसको भेजिए और आज क्या, आज तो नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे जो बुक हमारे पास उपलब्ध है। अब देखते हैं ये सब चीजें इसमें अगर होगा तो फिर से मैं इसमें पढ़ा दूंगा आप लोगों को। एक यही और सर चीज तो सवाल था, हाँ वहाँ हाँ है मौजूद है के बीच में अंतर सैद्धांतिक को फ्रेगे ने निम्नलिखित को समझाने के लिए स्वीकार किया है। तो इसमें सर इसका आंसर होगा नकारात्मक अस्तित्ववादी। हाँ, तो ये सब बिना पढ़े हम कैसे बता दें आप लोगों को। जो बुक से पढ़े हैं उसमें तो ये सब चीजें हैं नहीं कि है, हमें तो नहीं मिला कहीं। अभी तक तो नहीं दिखा ये सब। सॉल्व करने का यही लाभ है। लेकिन क्वांटिफिकेशन वाला जरा एक बार फिर से बोलिएगा, क्योंकि क्वांटिफायर वेरिएबल जो नोटेशंस हैं, हमको लगता है कि उसकी खोज फ्रेगे ने की थी। सर इंग्लिश में क्वेश्चन बोले सर, वो क्वांटिफिकेशन वाला। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जो इंग्लिश में लिखा है ना, ही इन्वेंटेड द थ्योरी ऑफ क्वांटिफिकेशन। थ्योरी ऑफ क्वांटिफिकेशन। जी सर, इन्वेंटेड। देखिए हमारे पास है अभी सामने ये जो फ्रेगे हैं, या रुकिए हो सकता है पढ़ने तो मिले, तब तो इससे बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। ये काफी डिटेल में जाना पड़ेगा। सर एक टॉपिक था ना, ऑन सेंस एंड डिफरेंस, एक क्वेश्चन है ये दे दिया है। फ्रेगे जो इन्वेंशन किया था वो इन्वेंशन था परिमाणक चर संकेतन का, क्वांटिफायर वेरिएबल नोटेशन का। तो सीधे दिया है कि फ्रेगेज इन्वेंशन ऑफ द क्वांटिफायर वेरिएबल। पेज नंबर हम बताएं, 10 पेज नंबर निकालिए जरा साफिया। जी सर। और उस पेज में थर्ड पैराग्राफ देखिए, 10 फ्रेगेज इन्वेंशन। जी this Frege's invention of the quantifier variable notation yielded him several fundamental insights. First, मतलब परिमाणक जो चर संकेतन है उसका आविष्कार फ्रेगे ने किया, उससे उन्हें कई मौलिक दृष्टियां उनको मिली। तो ये क्वांटिफायर वेरिएबल नोटेशन के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने इन्वेंशन किया है। एक काम करें क्या, ये पूरी बुक ही पढ़ा दें फिर आप लोगों को, मतलब बुक मतलब पूरा चैप्टर इसी से पढ़ा दें। तो हो सकता है जो भी आपके सवाल हैं उसका आंसर लगभग मिल जाएगा। सर इसमें टाइम दो तो तीन लगेगा। पेज तो बेडे उटुम के ही हैं। सर बहुत है बेडे उटुम तो। अब ये पढ़ाने में ये मान के चलिए कि 15-20 दिन तो लग ही जाएगा। जी सर, बहुत पेजेस है इसमें, 19 कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन ये है कि दरअसल ये पूरी इतिहास लिख दिया है ना इन्होंने। जी जी। ये जो इनकी पुस्तकें हैं उनकी क्या उनमें डिटेल्स हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अगर इससे पढ़ लिया सर फिर किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने इतना डिटेल्स में दिया है। हाँ डिटेल तो दिया है, बहुत डिटेल है। जी जी। लेकिन हमको लगा कि उससे, इसीलिए हमने कहा कि आप लोग पेपर सॉल्व करिए। बिना पेपर सॉल्व किए पता ही नहीं चलेगा, जब जिन चीजों को आपने पढ़ा नहीं फिर उसका आंसर आप देंगे कहाँ से, या तुक्का भिड़ाएंगे। तो कितने क्वेश्चन कुल मिला के हैं जो नहीं हो पाए? इसमें देखिए इन्होंने आगे 5-6 क्वेश्चन ही आया ना, उसमें भी नहीं हल हो पाया। सर ज्यादा क्वेश्चन है सर। हाँ। अब देखिए इन्होंने एक्चुअल और ऑब्जेक्टिव में भी अंतर किया है। आप आइए पेज नंबर 11 का लास्ट पैराग्राफ देखिए, दिया है देयर आर 3 फीचर्स ऑफ ग्रंथलागेन ऑफ
special interest to philosophy in general. The first is the distinction between the actual and the objective. Frege used actual to mean concrete, यानी actual का अर्थ ये मूर्त मानते हैं, concrete मानते हैं। जी और concrete जो objects हैं वो कह रहा है कि are distinguished from abstract ones। तो ये सब कहाँ दिया था तिवारी वाले बुक में? नहीं सर, उसमें शॉर्ट है और बेसिक है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो हाँ, वैसे मतलब पूछ रहे नहीं, हैं। उससे प्रश्न नहीं हल हो पाएगा। जी जी इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे हम लोग वेस्टर्न जब पढ़ रहे थे तो थ्योरी से हमने पढ़ाया था तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। सर, उसमें तो 90% सॉल्व हो रहे थे। हाँ, लेकिन इसमें तो इनके बुक से बहुत सॉल्व हो नहीं पा रहा है। अच्छा, एक काम करिए जरा, वो क्वांटिफिकेशन थ्योरी का जो इन्वेंशन फ्रेगे किए हैं वो जरा गूगल पे आप लोग कोई एआई पे सर्च करके बताइए उसमें क्या दे रहा है। वेरिएबल्स का तो इन्होंने दिया है। सर ये क्या चेक करना है यहीं पे? क्वांटिफिकेशन थ्योरी का इन्वेंशन फ्रेगे ने किया है, इसको सही माना है यूजीसी ने। क्या क्वेश्चन इंग्लिश में बोल दीजिए। दिया हुआ है एआई में यही कि मॉडर्न क्वांटिफिकेशन थ्योरी जो है वो फ्रेगे ने ही दी है। अच्छा, हाँ तो सही दिया होगा। इसका मतलब है कि इसी बुक से पढ़ानी पड़ेगी जो बुक हमारे पास है। क्या किया जाए, सब व्यर्थ हो गया पूरा पढ़ना हम लोगों का। तो पूरी मेहनत बेकार हो गई। अच्छा, एक काम करिए, इस बुक से हमने कुछ पढ़ाया था आप लोगों को, वो पेज है? स्टार्टिंग हमने सर इसी बुक से की थी ना? जी सर। हाँ जी। तो ध्यान है कि कहाँ पे कहाँ तक हुआ था हमने? हालांकि इसमें बीच में बड़ा शॉर्टकट मार दिया था। सर ये भी जो सिस्टमेटिक से भी नहीं हुआ ना, आपने सिस्टमेटिक तरह से बताए थे। हाँ सर इसमें इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा सा करवाया था, उसके बाद फिर सेंस और रेफरेंस कर दिया था। सर ये जो 3 बुक आप लिखवाए थे सर, ये हाँ, ये 3 बुक के बारे में डिटेल करना पड़ेगा कि उन पुस्तकों में है क्या। सर ये सब, जी सर, इससे भी क्वेश्चन आया है सर। तो और ऐसा इसमें करिए, जो चलिए इसी से शुरू करते हैं। जरा पहली पुस्तक, जहाँ 3 पुस्तकों का नाम हमने लिखवाया था वहां पे जरा आइए आप लोग। समय लगेगा, लेकिन एक ही ध्यान रखिएगा, बहुत समय लगेगा। सर इसके बाद भी हो चुका है, जहाँ से आप सेंस एंड रेफरेंस लिखवाए ना, वहां से आप इस बुक से लिखवाए हैं। अच्छा, नहीं, अच्छा क्या लिखवाए थे? इससे नहीं लिखवाए थे। ये वाला लिखवाए थे ना कि आप निगेशन, कंडीशनल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये सब सर बुक में है, ब्लैक वाले में। और ये जो सर आप सेंस एंड डिफरेंस जो लिखवा रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा है, लेकिन बाद बाकी सर आप दूसरे से लिखवाए। कैसे किया जाए? नहीं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमको लगता है कि सिस्टमेटिक रूप से इससे चले थे, जहाँ 3 पुस्तकें आई थी वहां पे हमने संक्षेप कर दिया था। अच्छा, जरा जहाँ लिखे हैं इसमें बताइए, लास्ट में हमने क्या लिखवाया था? तो जो 3 पुस्तकों का नाम है अलग अलग बताइए, उसी के बाद तो हमने संक्षेप कर दिया था। सर पहली है द शॉर्ट बेग्रिफ स्टिफ कॉन्सेप्चुअल नोटेशन। इसके बारे में क्या 1-2 लाइन लिखवा के छोड़ दिए थे? जी जी। एक काम ना करें, यहीं से कंटिन्यू कर दें आगे तक। सर शायद यहीं तक ही हुआ है, चेक करना पड़ेगा। नहीं, ये तीनों की पुस्तकों का नाम हमने लिखवाया था। जी सर, यहीं से करते हैं। ऐसा करिए,
जो इनकी पहली पुस्तक है बेग्रिफ्सिफ्ट, यही वाला नाम बड़ा गड़बड़ है ना, जर्मन का है प्रोनाउंसिएशन करना। बेग्रिफ्सक्रिफ्ट कॉन्सेप्चुअल नोटेशन ऑफ 1879। तो इसके बारे में हमने लिखवाया था कि दिस एक्सपाउंडेड अ न्यू फॉर्मुलाइजेशन ऑफ लॉजिक, तर्कशास्त्र में नए आकारीकरण को एक तरीके से इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो ये सब लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? तो जो लिखवाए थे पढ़े क्या? हाँ पढ़िए। तो लिखवाए थे इन तीनों पुस्तकों में से पहली पुस्तक द सॉर्ट ऑफ बेग्रिफ्ट मतलब तर्क, इसने तर्कशास्त्र की एक नवीन आकारीकरण की व्याख्या की। यह हाँ। आधुनिक गणितीय तर्कशास्त्र की प्रथम कृति थी। इसमें विधेय तर्कशास्त्र की एक स्वयं सिद्ध प्रणाली समाहित थी। ठीक उसी अब प्रकार की यहीं पे रुकिए जरा। ये जो प्रेडिकेट लॉजिक है Yes, इसी sir. को क्वांटिफिकेशन कहा जाता है। तो इसीलिए इनको मान लिया गया कि इन्होंने क्वांटिफिकेशन थ्योरी का इन्वेंशन किया है। ठीक। Yes, sir. अब प्रेडिकेट लॉजिक कैसे है जरा ये समझाएं आपको। बोर्ड हमारा कहाँ चला गया? ये बोर्ड है ना? यस सर, सही है सर। अच्छा, कितने लोगों ने क्वांटिफिकेशन थ्योरी पढ़ा है आप लोगों के ग्रुप में? जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सोक्रेटिस इज मॉर्टल। अब इसमें प्रेडिकेट क्या है? क्या है? Mortal है सर। मॉर्टल है। तो इसके लिए बताया गया कि हम कैपिटल लेटर प्रयोग करेंगे जब इसका सिंबलाइजेशन करेंगे। और सब्जेक्ट क्या है? सोक्रेटिस। इस और सोक्रेटिस को क्वांटिफिकेशन थ्योरी में इंडिविजुअल कहा जाता है। और इंडिविजुअल्स के लिए हमेशा हम स्मॉल लेटर जब भी सिंबलाइज करेंगे स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। अब जब इसको सिंबलाइज करना होगा तो सबसे पहले जो प्रेडिकेट है उसके कैपिटल लेटर को लिखते हैं और जस्ट उसके बगल में स्मॉल लेटर में उसके इंडिविजुअल को लिखते हैं। तो प्रेडिकेट पहले महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया ना, विधेय हो गया। Yes, sir. तो ये विधेय लॉजिक जब यहाँ पे इन्होंने प्रतिपादित किया है इसका मतलब है क्वांटिफिकेशन थ्योरी वाला आंसर सही दिया हुआ है। इसी तरीके से मान लीजिए जैसे हम कहें कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। अब अगर इसको सिंबलाइज करना होगा तो ये ऑल क्वांटिफायर हो गया, तो इस गिवन एनी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ ह्यूमंस और मॉर्टल ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। लेकिन जब इसको सिंबलाइज करेंगे तो देखिए बता दें, समझा दें फिर आप लोगों को। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। तो ऑल यहाँ पे क्वांटिफायर है, ऑल क्वांटिफायर है, ह्यूमंस सब्जेक्ट है, मॉर्टल प्रेडिकेट। लेकिन जब सिंबलाइज करेंगे तो देखिए क्या होगा। जो क्वांटिफायर्स है यूनिवर्सल उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं गिवन एनी इंडिविजुअल थिंग व्हाटएवर। यानी ये ऑल जो यहाँ पे क्वांटिफायर है यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए जब हम सिंबलाइजेशन करते हैं तो उसका ये इतना प्रयोग किया जाएगा कि चाहे कोई भी व्यक्ति दिया गया हो, कोई भी इंडिविजुअल दिया गया हो या कोई भी वैयक्तिक चीज दिया गया हो, और उसके आगे ये जो ह्यूमंस आर मॉर्टल है ये दोनों अब कंडीशनल स्टेटमेंट के रूप में आ जाएगा। अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो इसको जब पैराफ्रेजिंग करते हैं तो ये कंडीशनल होता है। तो कैसे होता है? इफ इट इज ह्यूमन,
तो देखिए जो ह्यूमन यहाँ सब्जेक्ट था, अब ये हो गया प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट हो गया इट, देन इट इज मॉर्टल। तो अब देखिए ये मॉर्टल तो खैर यहाँ भी प्रेडिकेट था, यहाँ भी प्रेडिकेट है। तो यहाँ ह्यूमन आपको और ह्यूमन आर मॉर्टल में कोई पूछेगा तो आप यही कहेंगे ह्यूमन सब्जेक्ट है, मॉर्टल प्रेडिकेट। लेकिन जब क्वांटिफिकेशन थ्योरी में इस ट्रेडिशनल प्रोपोजिशन को हम पैराफ्रेजिंग करते हैं, तो पैराफ्रेजिंग करने के बाद ह्यूमन भी प्रेडिकेट हो जाता है, मॉर्टल भी प्रेडिकेट हो जाता है, इसीलिए इसको प्रेडिकेट लॉजिक कहा जाता है क्वांटिफिकेशन थ्योरी को। समझ में आई बात? यस सर। तो अब इसको सिंबलाइज कर दें, यहीं पे मामला छोड़ दें। मेन चीज हमको प्रेडिकेट समझाना था कि प्रेडिकेट लॉजिक क्यों कहा जाता है। अच्छा एक काम करिए जरा, एआई में देखिए प्रेडिकेट लॉजिक को कैसे डिफाइन किया है। मिला? यस सर, यहाँ लिख रहा है सर, परिभाषा लिखे प्रेडिकेट लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं। प्रेडिकेट की क्या सबसे बड़ी उपलब्धि क्या? मतलब वो शॉर्टकट में लिखे है, जिसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक साधारण कथन तर्क से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह वस्तुएं उनके गुण क्वांटिफिकेशन की बात हुई है कि नहीं इसमें? यस सर। सर बात हुई है सर। हाँ? जैसे क्या? जैसे हुई है सर, क्वांटिफिकेशन की बात हुई है। उदाहरण जैसे दिया है कि सभी हाँ, मनुष्य नश्वर हैं। हाँ हाँ ह्यूमन लैक्स और लव दिया है। तो दिया है। जो सभी मनुष्य नश्वर हैं तो फिर वो फॉर ऑल कर दिया है, और मनुष्य और नश्वर को एक कर दिया है। तो फिर उसने ऐसा कहा है कि अगर हर मनुष्य नश्वर है तो मनुष्य के लिए भी उसने एक्स कर दिया है और नश्वर के लिए भी एक्स कर दिया है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेम कर दिया है। मतलब वो इस तरह हो जाएगा, जैसे ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये हो जाएगा, ये रूप हो जाएगा। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसी बुक से पढ़िए आप लोग, ठीक है? तो शुरू किया जाए। हाँ आगे देखिए, हाँ इसमें पहली वाले में और पूरा पढ़िए कहाँ तक लिखवाए हैं पहली पुस्तक में। सर उसके बाद लिखवाए हैं कि समाहित थी ठीक उसी प्रकार की जो मानक बनाई गई। बस एक बार फिर से बोल दीजिए, तो यहाँ से बोलिए, इट वाज द फर्स्ट वर्क ऑफ मॉडर्न मैथमेटिकल लॉजिक। यह आधुनिक गणितीय तर्कशास्त्र की प्रथम कृति थी। इसमें विधेय तर्कशास्त्र की एक स्वयं सिद्ध प्रणाली समाहित थी, ठीक उसी प्रकार की जो मानक बन गई। अच्छा चलिए, अब उसी के आगे कंटिन्यू करिए फिर आप लोग। लेकिन कैसे करेंगे? आप लोग तो आगे भी लिखे हैं। हाँ जी इसको अलग पेज में कहीं ले जाइए। अब न्यू उतार लेते हैं सर उसको, फिर ऐसे भी अब 10 फर्स्ट बुक का उसमें है ना, पहले बुक का दिया है तो फर्स्ट बुक का वैसे मेंशन करके लिखा जा सकता है। हाँ तो ठीक है, लिखिए। उसके आगे अब हम लिखवाते हैं आप लोगों को। देखिए यह नोटेशन के लिए क्या प्रयोग करें? संकेतांक कर दें? देखिए यह संकेतांक संकेतांक ही है। हाँ? संकेतांक ही है सर, नोटेशन के लिए यूज किया। यह संकेतांक उस संकेतांक से
उस संकेतांक से पूरी तरह अलग था, पूरी तरह अलग था, जो बाद में मानक स्टैंडर्ड बन गया, जो बाद में मानक बन गया। देखिए सिलेबस में दिया है केवल सेंस एंड रेफरेंस, और जो सवाल पूछा है इनके पूरे बुक से पूछ लिया है। यूजीसी वाले लड़कों को, यूजीसी वाले जो है वो एक तरीके से चीटिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ। सर फिलॉसफी वाले के साथ ही अन्याय हो रहा है। यूपीएससी में हमको खूब याद है, हमने बहुत पढ़ाया है, जो सिलेबस निर्धारित रहते थे उसके बाहर से एक आध बार कभी कभार कोई सवाल आता था, नहीं तो जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, उसके बाहर से प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते थे। लेकिन अब यहाँ दिया है सेंस एंड रेफरेंस, और प्रश्न इनके पुस्तकों से पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक में क्या मतलब, अब क्वांटिफिकेशन वाला तो इसी में दिया हुआ है। चलिए हमको भी कमरे में ही देगा क्या उस संकेतांक से पूरी तरह से अलग था, जो बाद में मानक स्टैंडर्ड बन गया, और अनिवार्य रूप से लिख दे रहे हैं द्विआयामी। सर पेज नंबर क्या है इसका? बस सेकंड पेज है, 7 नंबर। बाई डायमेंशनल है तो हम कंडीशनल लिखने जा रहे हैं। अच्छा ये आप लोगों के एमए के सिलेबस में है कि नहीं फ्रेगे? एमए में पढ़ा आप लोगों ने? नो सर, क्या अंग्रेजी लिख रहे हैं, ये तो हम लॉजिक में चले गए। तू क्या बोले हैं? हिंदी बोलिए हमको। और अनिवार्य रूप से द्विआयामी। अच्छा हाँ, 2 डायमेंशनल है। हमको लॉजिक वाला बाई कंडीशनल याद आ रहा है, 2 डायमेंशनल। देखिए आप लोगों को पढ़ाने से आज हमको एक नया ज्ञान हुआ कि क्वांटिफिकेशन थ्योरी का इन्वेंशन फ्रेगे ने किया था, जबकि मैं कितने वर्षों से लॉजिक पढ़ा रहा हूं, हमको नहीं मालूम था कि फ्रेगे के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था। क्या लिखे? द्विआयामी यानी सर 2 डायमेंशनल। हाँ था, जिसमें एक सोपाधिक जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में कंडीशनल कहते हैं। और लॉजिक में इसका एक उदाहरण कोई दीजिए आप लोग कंडीशनल का। अरे यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। हाँ, ये कंडीशनल हो गया, ठीक है। जिसमें एक सोपाधिक के दो खंड अलग अलग पंक्तियों में लिखे गए थे, अलग अलग पंक्तियों में लिखे गए थे। सेमीकोलन लगा लीजिए। लेकिन संकेतांक, कोई नोटेशन, इसको हम संकेत चिन्ह भी बोल सकते हैं नोटेशन को। क्यों? नोटेशन को संकेत चिन्ह बोला जा सकता है कि नहीं? हाँ सर, जी हाँ सर। सर। लेकिन संकेतांक ही लिखिए। लेकिन संकेतांक अनिवार्य रूप से
उस संकेतांक के समरूप था, उस संकेतांक के समरूप था जिसे बाद में पियानो, जिसे बाद में पियानो कॉमा हिल्बर्ट, नाम इस अंग्रेजी में भी लिखते चलिएगा, हिल्बर्ट और रसेल ने मानक बनाया। फुल स्टॉप। सेम चीज आज लिखवाए थे लॉजिक वाला क्लास में आज शायद। हाँ, पियानो का और रसेल का था। हाँ हिल्बर्ट वहाँ नाम नहीं रहा होगा। हिल्बर्ट नहीं था सर, पियानो था लेकिन। हाँ तो इनकी जो बेग्रिफ शिफ्ट बुक है, इसी में इन्होंने क्वांटिफिकेशन थ्योरी के बारे में काफी लिखा है। हाँ इसी में किया ही है आविष्कार, क्योंकि अगली जो पुस्तक है वो तो द फाउंडेशंस ऑफ अर्थमेटिक है ना। और इनके साथ चार्ल्स पियर्स का भी नाम आता है। हाँ अब लिखे बीच में एक लाइन हम छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं कि ये जो इनकी पुस्तक है बेग्रिफ शिफ्ट, ये 1972 में T.W. बाइनम द्वारा इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था, उसका ट्रांसलेट किया गया था। तो इसको लिखवाना तो जरूरी है नहीं कि लिखवा दें? नहीं या लिख लीजिए, क्या भरोसा यूजीसी वाले पूछ रहे इंग्लिश में कब प्रकाशित हुआ। लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ने से क्या फायदा। लिखिए, पुस्तक और कुछ संबंधित लेखों का, पुस्तक और कुछ संबंधित लेखों का अंग्रेजी अनुवाद T.W. बाइनम या बीनम, जो भी प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज लोग करते हो, T.W. बाइनम द्वारा 1972 में प्रकाशित किया गया था। फुल स्टॉप। एक चीज और लिख लीजिए, हालांकि बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अब लिखवा रहे हैं तो पूरा लाइन में बोल दे रहे हैं। लिखिए, बुक का नाम पहले लिखिए, बेग्रिफ स्क्रिप्ट, यही है ना? बेग्रिफ्स डबल एस होगा, BEGRIFFSCHRIFT, बेग्रिफ स्क्रिप्ट को आगे लिखिए, को 6 समीक्षाएं मिली, 6 समीक्षाएं मिली। समीक्षाएं मिली, 6 रिव्यूज मिले थे, जिनमें एक फिलोसोफर का नाम है अर्नस्ट श्रोडर, अरे SCHRODER, अर्नस्ट
श्रोडर की एक लंबी समीक्षा भी शामिल थी, कि एक लंबी समीक्षा भी शामिल थी, सेमीकोलन लगा लीजिए। लेकिन किसी भी समीक्षक ने फ्रेगे के इरादे, जब तक ये जीवित थे इनकी द्वारा जो भी काम किए गए थे, लोगों ने इनके काम पे ध्यान ही नहीं दिया था। तो किसी भी समीक्षक ने फ्रेगे के इरादे या उनकी उपलब्धि, अचीवमेंट या उनकी उपलब्धि को नहीं समझा। ये तो इतना हो गया। अब जरा पैराग्राफ चेंज करिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बुक है इनका, पहली जो पुस्तक है, इसको अंग्रेजी में कॉन्सेप्चुअल नोटेशन या कॉन्सेप्चुअल स्क्रिप्ट ये भी ट्रांसलेट किया गया है। और लिखवाए हैं। हाँ, और जो जर्मन वर्ड है वो बेग्रिफ्स स्क्रिप्ट है। शॉर्ट इसलिए ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि ये पुस्तक जो है, जैसे हमने लिखवाया था ना, द शॉर्ट बेग्रिफ्स स्क्रिप्ट, तो द शॉर्ट इसलिए क्योंकि ये छोटी पुस्तक थी, लघु पुस्तक के रूप में थी। आपने लिखवाया था कि ये छोटी पुस्तक है। हाँ, और दूसरी जो है ग्रंथलागेन वाली, ये भी छोटी ही है, तो चेंज करके लिखिए। वो तो लिखवाया था, लेकिन अब चूंकि यहाँ कंटिन्यू अब करिए, भले जो पीछे लिखे हैं फिर से रिपीट हो रहा है। दूसरी पुस्तक भी छोटी थी। द सेकेंड बुक वाज आल्सो शॉर्ट। दूसरी पुस्तक भी उपलब्धि को नहीं समझा, इसके बाद सर क्या लिखवाया आपने? खत्म। अब आइए पैराग्राफ चेंज करिए, दूसरी बुक के बारे में अब लिखवा रहे हैं। दूसरी पुस्तक भी छोटी थी, हालांकि बेग्रिफ्स स्क्रिप्ट जितनी छोटी नहीं, यानी बेग्रिफ्स स्क्रिप्ट से थोड़ी बड़ी थी। हालांकि बेग्रिफ्स स्क्रिप्ट जितनी छोटी नहीं। फुल स्टॉप। इसका नाम डाई ग्रंडलागेन डर अरिथमेटिक। ये तो जर्मन वर्ड है और इसकी इंग्लिश लिख लीजिए। द फाउंडेशंस of arithmetic. The foundations of arithmetic. सर पहले वाले में जहाँ आपने अर्थमेटिक लिखा है वहाँ पे के होगा ना, सी के जगह? अरे हाँ, क्योंकि जर्मन में है ना। हाँ, जर्मन में है, के कर दीजिए। जो जर्मन में है वहां अर्थमेटिक में आई के बाद सी नहीं है, के है। उसके बाद देखिए था, और यह 1884 में प्रकाशित हुई थी। फुल स्टॉप। सर, ये जो यूजीसी वाले ने की वो जो बुक आपने बोले थे वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी भेज देते हैं। तो
तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखवा रहे हैं। ये तो साफ साफ लिखा है ना, पहली पुस्तक फिर दूसरी पुस्तक। तो इस रूप में अपना जो तीन हमने अलग अलग पॉइंट लिखवाया था तीनों पुस्तकों का, ये सर हाँ, तो उसी क्रम में इसको रखिएगा। तीन ही पुस्तक की चर्चा हुई है इनके दर्शन में। अब आगे ये हो गया 1884 में प्रकाशित हुई थी। ये सर अब लिखिए, यह पुस्तक अधिक से अधिक लोगों के लिए, यह पुस्तक अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ हो, अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ हो, कॉमा, इसके लिए इसे तार्किक प्रतीकों के, इसके लिए इसे तार्किक प्रतीकों के प्रयोग के बिना लिखा गया था। सर ये सब लिखा है। इसके लिए उसके बाद क्या बोले सर? इसे तार्किक प्रतीकों, लॉजिकल सिंबल्स, ये सब लिखवाए थे, फिर लिखवा रहे हैं आप लोगों को। इसके लिए इसे तार्किक प्रतीकों के प्रयोग के बिना लिखा गया था, फुल स्टॉप। फ्रेगे पहले अंक गणितीय तर्कवाक्यों की स्थिति, फ्रेगे पहले अंक गणितीय तर्कवाक्यों की स्थिति और अंक गणितीय सर, तर्कवाक्यों की स्थिति और ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कार्डिनल, तो कार्डिनल और उसके आगे ये ब्रैकेट में है संख्या की प्रकृति पर, संख्या की प्रकृति पर कई विरोधी सिद्धांतों का सर्वेक्षण करते हैं, कई विरोधी सिद्धांतों का सर्वेक्षण करते हैं, कॉमा, और उन्हें तीखे तर्कों से ध्वस्त करते हैं, और उन्हें तीखे तर्कों से ध्वस्त करते हैं, डेमोलिश करते हैं, सेमीकोलन। पुस्तक का यह भाग, यहां तक हमने लिखवाया था आप लोगों को, अभी जो लाइन बोल रहे हैं इसके बाद क्या था। पुस्तक का यह भाग मुख्य रूप से दार्शनिक प्रकृति का है। याद है ना, यहीं तक कराए थे। This part of the book is largely philosophical in character. चलिए अब इसके आगे भी लिख लीजिए जो हमने छोड़ दिया था। सर हिंदी में क्या बोले थे? पुस्तक का यह भाग मुख्य रूप से दार्शनिक प्रकृति का है, दार्शनिक प्रकृति का है, फुल स्टॉप। अब इसके आगे लिखिए, इतना आप लोगों ने लिखा था, इतना मैंने लिखवाया था, आगे हमने छोड़ दिया था कि ये सब कहाँ पूछेंगे, लेकिन लिखिए, फिर उसके बाद कॉमा लगा लीजिए। अपनी संतुष्टि के लिए, फिर अपनी संतुष्टि के लिए, कॉमा, अपने अलावा किसी अन्य सिद्धांत के लिए, अपने अलावा किसी अन्य सिद्धांत के लिए कोई स्थान न छोड़ते हुए, कोई स्थान न छोड़ते हुए, फिर कॉमा, वह अंक गणित के, वह अंक गणित के मूलभूत नियमों की
अंकगणित के मूलभूत नियमों की द फंडामेंटल लॉज ऑफ अर्थमेटिक, ब्रैकेट में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं द फंडामेंटल लॉज ऑफ अर्थमेटिक, एक विशुद्ध तार्किक व्युत्पत्ति, एक विशुद्ध तार्किक व्युत्पत्ति या विशुद्ध रूप से तार्किक व्युत्पत्ति, विशुद्ध भी ठीक है, प्योरली लॉजिकल डिराइवेशन, एक विशुद्ध तार्किक व्युत्पत्ति का रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं। हो गया? यस सर। और अब जो लाइन अगली है बहुत बढ़िया लाइन है। इसमें संदेह है कि प्लेटो के बाद किसी अन्य तुलनात्मक रूप से लंबे दार्शनिक ग्रंथ ने फ्रेगे के ग्रंड-लागेन जैसी प्रतिभा प्रस्तुत की है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सर लास्ट में क्या बोले हैं? जैसी प्रतिभा प्रस्तुत की है। हाँ, जैसी प्रतिभा प्रस्तुत की है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये प्लेटो की जो कृतियां थी जिसका तुलना विशुद्ध रूप से किया गया था, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये ग्रंथ लागे नहीं है जिसकी प्रतिभा, मतलब ये एक तरीके से माना जा रहा है कि प्लेटो के बाद निस्संदेह रूप से फ्रेगे ही ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने ग्रंड-लागेन जैसी पुस्तक की रचना करके दर्शन में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्यों? यही तो सेंस होगा। जी सर। अब आगे J.L. ऑस्टिन द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद 1950 में और एक फिलोसोफर और है और इसको क्या पढ़ेंगे? थाइल, THIEL या थियल, क्या पढ़ेंगे? थेल है सर, सी थेल। हाँ, द्वारा इसका आलोचनात्मक संस्करण, क्रिटिकल एडिशन, इसका आलोचनात्मक संस्करण 1986 में प्रकाशित हुआ। 1986 में प्रकाशित हुआ, फुल स्टॉप। इस बार फ्रेगे की पुस्तक को
मरने के बाद ही प्रशंसा मिली है इनको। 1925 में इनका निधन हो गया था और जब तक जीवित रहे इनके जो भी कृतियां थी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। क्या लिखे? इस बार फ्रेगे की पुस्तक को खूब समीक्षाएं मिली, कॉमा, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी विषय वस्तु के अनुरूप नहीं थी। लेकिन उनमें से कोई भी अपनी विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर के अनुरूप नहीं थी। एक समीक्षा जॉर्ज कैंटर द्वारा की गई थी, कॉमा, जिन्होंने दुर्भाग्यवश अनहैप्पीली इस रचना को समझने की कोशिश नहीं की, कॉमा, जबकि उनसे व्यापक सहानुभूति की अपेक्षा की जा सकती थी। इतिहास जबकि उनसे व्यापक सहानुभूति की अपेक्षा की जा सकती थी। ये चूंकि इसी तरह से इतिहास टाइप का लिखा हुआ था तो हमको इससे क्या पढ़ा है, पूरा हिस्ट्री है ये। हाँ बोलिए। यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन आया माइंड में, जैसे भारत में मतलब इंडियन कल्चर में जो भी बुक्स लिखे जाते थे ओल्ड ट्रेडिशन में, तो उसमें एक वर्ड आता है कि कोई भी बुक लिखने से पहले उसमें अनुबंध चतुष्टय को देखा जाता है, अधिकारी, विषय, लक्ष्य और प्रयोजन, ये 4। तो उसके अनुसार ही बुक का वो निर्माण होता है। तो आपने यहाँ एक वर्ड लिखाया कि इनमें से कोई भी वस्तु जो है विषय वस्तु के अनुरूप नहीं थी, मतलब जो उसका टाइटल या सब टाइटल होगा और जो कंटेंट है वो दोनों मैच नहीं कर रहा था, कुछ ऐसा है क्या? मतलब सब्जेक्ट मैटर के अनुरूप नहीं थी तो इसका तो यही मतलब हो रहा है। नहीं, वही हमको भारतीय दर्शन से रिलेट हो गया कि जैसे कहा जाता है कि अगर कोई भी पुस्तक या कोई भी मतलब जाता था तो वो अनुबंध चतुष्टय के अनुसार ही लिखा जाता था कि वो बुक का 4 मतलब अनुबंध चतुष्टय से अधिकारी, लक्ष्य, विषय और प्रयोजन, मतलब क्या है उसका वो पूरा एकदम शुरू में वो देना होता था। तो संस्कृत के लिए होगा। हाँ, जैसे न्याय बिंदु टीका बौद्ध दर्शन का है तो उसमें ये सब तो सब आगे में था। चलिए पैराग्राफ चेंज करिए। फ्रेगे ने सोचा था कि वह अंक गणित के लिए निर्णायक आधार डिफिनिटिव फाउंडेशंस ब्रैकेट में लिख लीजिए, डिफिनिटिव फाउंडेशंस निर्णायक आधार तैयार करने में सफलता के कगार
पर है। ये तैयार करने में ना अच्छा लग रहा हो तो निर्मित करने में, कंस्ट्रक्टिंग है, या रचना करने में सफलता के कगार पर है, फुल स्टॉप। उन्होंने सोचा था कि उनका ग्रैंड लागेन दार्शनिकों और गणितज्ञों की जगत के सामने या संसार के सामने, वर्ल्ड है, जगत, संसार, विश्व, तो हम लोग ज्यादातर जगत ही प्रयोग करते हैं ना। हाँ जी सर। यह स्पष्ट कर देगा। आज इतना ही रखें क्या, कि और पढ़ा दें? यस सर। रहने दीजिए सर। कल करवा दीजिए। ठीक है। तो कल सर ग्रैंड लागेन तो किस दिन, कौन से दिन पढ़ना है कंटेम्प्रोरी? सर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। अच्छा, तो अभी आज मंडे है ना? यस सर। चलिए ठीक है। ठीक है, फिर चलिए कल ठीक है, करते थैंक हैं। यू सर। प्रणाम सर। गुड नाइट सर। ये लास्ट लाइन क्या बोले थे? दार्शनिकों और गणितों की जगत के सामने यह स्पष्ट कर देगा। दार्शनिकों और गणितों की जगत के सामने